नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। चीन के खिलाफ पूरे देश में गुस्सा है। हर भारतीय चीन से बदला लेना चाहता है। भारत और चीन में सीमा विवाद के बीच एक नया वीडियो सामने आया है जिसमें दोनों देशों के जवानों के बीच झड़प होती हुई दिखाई दे रही है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि कैसे भारत और चीनी सैनिकों के बीच झड़प हो रही है। हालांकि झड़प की इस तस्वीर की पुष्टि न्यूज़ 18 नहीं करता। यह वीडियो कहां का है और कब का है, इस बात की पूरी जानकारी हासिल नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर अनुमान लगाया जा रहा है कि यह वीडियो हाल का ही है, क्योंकि वीडियो में झड़प कर रहे सैनिक मास्क लगाए नजर आ रहे हैं। वीडियो के अंत में भारत के एक सैनिक ने चीन के फौजी को मजाकिया अंदाज में गोलगप्पे खाने की पेशकश की है। उसको मुंह देखना, कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा, कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। उसको मुंह देखना, कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा, कोई नहीं। गोलगप्पे खाएगा, गोलगप्पे खिला दिए ना। और उधर चीनी सैनिकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सेना को खुली छूट मिल गई है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने सेना को यह बता दिया है कि वो आत्मरक्षा और चीन को जवाब देने के लिए प्रोटोकॉल न देखें। प्रोटोकॉल की वजह से भारतीय सेना ने 15 जून की रात को हथियारों का इस्तेमाल नहीं किया था। गलवान घाटी में खूनी झड़प के बाद अब चीन को उसी की भाषा में जवाब देने का फैसला ले लिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि सरकार ने एलएसी पर सेना को मन मुताबिक कार्रवाई के लिए खुली छूट दे दी है। अब अगर चीन फिर से कोई हिमाकत करता है तो सेना उसे उसी की जुबान में समझाएगी और उसके हर पैंतरे का माकूल जवाब देगी। इस देश गवाह है कि इन 6 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसी भी तरह से, किसी भी रूप में देश की सुरक्षा के साथ, देश के सम्मान के साथ, देश के स्वाभिमान के साथ, देश की सार्वभौमिकता के साथ कोई समझौता न किया है, न करेंगे और न करने का कोई सवाल पैदा होता है। बता दें कि 15 जून को चीनी सैनिकों ने दोनों देशों के बीच हुई संधि को ताक पर रखकर भारतीय सेना पर हमला बोल दिया, जिसमें विशेष रूप से बनाए गए कटीले हथियारों का इस्तेमाल किया, जिससे हमारे कई जवान शहीद हो गए और कई घायल हो गए। हालांकि सूत्रों के मुताबिक चीनी चालबाजी के बावजूद हमारे जवानों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया। दोनों देशों की सेना के बीच उस दिन 3 राउंड झड़प हुई। आइए 15 जून की पूरी घटना के बारे में जान लीजिए। पहला राउंड। पहली झड़प तब हुई जब 16 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल वी संतोष बाबू भारतीय सीमा में बने चीनी पोस्ट को हटाने पहुंचे। यहाँ पोस्ट के बारे में पूछने पर एक चीनी सैनिक ने कर्नल बाबू को धक्का दे दिया, जिसके बाद यहाँ 30 मिनट तक चली झड़प में भारतीय जवानों ने पोस्ट को तोड़ दिया। यहाँ हाथापाई में बिहार रेजिमेंट के जवानों ने कुछ चीनी जवानों को पकड़ लिया। दूसरा राउंड। 15 जून को दूसरी झड़प तब शुरू हुई जब कर्नल बाबू चीनी जवानों को उनके अधिकारियों को सौंपने के लिए आगे बढ़े, लेकिन नदी के दोनों किनारों पर मौजूद चीनी सैनिकों ने पत्थर बरसाने शुरू कर दिए। रात करीब 9 बजे कर्नल बाबू के सिर से एक बड़ा पत्थर टकराया और फिर वो गिर पड़े। 45 मिनट तक चली इस लड़ाई में चीनियों ने कील लगे रॉड का इस्तेमाल किया। तीसरा राउंड। इसके बाद तीसरा टकराव 11 बजे के तुरंत बाद शुरू हुआ, जो आधी रात तक जारी रहा। इस टकराव में चीनियों ने हथियार न चलाने के प्रोटोकॉल को जिस तरीके से धता बताकर कील लगे रॉड का इस्तेमाल किया, उसके बाद सरकार ने साफ कर दिया कि चीनी सैनिकों के हथियार का इस्तेमाल करने पर भारतीय जवान सेल्फ डिफेंस में किसी प्रोटोकॉल की न सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। और अगली खबर बिहार के सियासत से। जीतनराम मांझी अपनी सियासत की नैया को एक बार फिर नई दिशा देने वाले हैं। हालांकि इसके लिए आपको 26 जून का इंतजार करना होगा। वैसे मांझी का मोह महागठबंधन के प्रति भंग होता दिख रहा है। हालांकि इस बीच महागठबंधन को बचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। मंगलवार को सोनिया गांधी ने मांझी को दिल्ली बुलाया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और महागठबंधन में शामिल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख
जीतन राम मांझी एक बार फिर एनडीए की कश्ती पर सवार होने वाले हैं। जी हां, न्यूज 18 से बातचीत में खुद मांझी ने ही इसके संकेत भी दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि इसी महीने की 26 तारीख को पार्टी नेताओं से उनकी चर्चा होगी और बैठक के बाद अंतिम रूप से महागठबंधन से अलग होने का वे फैसला लेंगे। 26 तारीख को अपने ग्रुप की बैठक बुला रहे हैं। बैठक में जो निर्णय होगा उसको हमें भी तैयारी करनी है। वैसी परिस्थिति में 25 जून तक जो 12 में होगा और नहीं तो 26 जून को हम अपना रास्ता अलग दें। राजनीति में तो कोई ऐसा होता है क्या, कोई दुश्मन है परमानेंट? तो सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन नहीं होता। मतलब मांझी वापस जेडीयू में जाने वाले हैं, तभी तो जेडीयू नेता भी उनके स्वागत की बात करने लग गए हैं। जीतन राम मांझी जी अब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और जदयू के ही मंत्री थे, जदयू के ही मुख्यमंत्री थे। इसीलिए अगर जीतन राम मांझी जी की घर वापसी होती है तो हम सब लोग उसका स्वागत करेंगे। वैसे मांझी की मुलाकात नीतीश कुमार से हो चुकी है। मतलब सियासत के करवट लेने की पूरी पटकथा लिखी जा चुकी है। हालांकि मांझी ने महागठबंधन से अलग होने की संभावनाओं को फिलहाल सस्पेंस ही रखा है, लेकिन उनके स्टैंड से महागठबंधन के नेता असहज महसूस कर रहे हैं। महागठबंधन में ऑल इज वेल नहीं है, यह कहने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं हो रही है। और अब वक्त आ गया है कि हम सब लोग मिल बैठ के ऑल इज वेल कर दें। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम लोगों से तो बात हो ही रही है। अब किसको कहाँ क्या बोल रहे हैं अब उस पर नहीं जाना चाहिए। हम लोगों से लगातार बात हो रही है और आएंगे, सब बात हो जाएगी। तो मांझी की सियासत के मायने क्या चुनाव से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स की कोशिश है? क्या जीतन राम मांझी महागठबंधन में अलग थलग पड़ गए? ये भी कि आरजेडी के बिना महागठबंधन का दांव उल्टा पड़ गया और नीतीश से दोबारा नजदीकी बढ़ाकर मांझी कद बढ़ाने की कोशिशों में। बात चाहे जो हो, चुनावी साल में बिहार की सियासत में गुमनाम से हो चुके जीतन राम मांझी की नई चाल क्या होगी, इसके लिए सभी को 26 जून का इंतजार रहेगा। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश और पटना से आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और चलिए मांझी की सियासत को समझते हैं। दरअसल महागठबंधन को बचाने की कवायद शुरू हो चुकी है, क्योंकि लगातार मांझी दबाव बना रहे हैं। मांझी को सोनिया गांधी ने दिल्ली बुलाया है। असल में मांझी की प्रेशर पॉलिटिक्स यहां पर काम करती हुई नजर आ रही है। मांझी के जेडीयू में जाने की अटकलें तेज हैं। मांझी लगातार डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली इस बात को कहते रहे हैं। जेडीयू ने मांझी का वेलकम कर पारा और चढ़ा दिया है, जिससे मांझी और उतावले हो गए हैं और मांझी 26 तारीख तक अपना रुख साफ करेंगे। इधर 90 के दशक में लालू का एक नारा था, भूरा बाल साफ करो। इस नारे को लेकर जहां एक तरफ अगड़ी जातियों ने लालू का जमकर विरोध किया, तो इसी नारे के बूते लालू राबड़ी ने पिछड़ों के वोट पर बिहार में 15 सालों तक राज भी किया। लेकिन बदले समय में जब सारी पार्टियां अगड़ों पर दांव आजमा रही हैं, तो तेजस्वी भी आरजेडी पर लगे अपने दाग को धोने में लगे हैं। साल चुनावी है और बात बिहार की लड़ाई की, सो सियासतदां अभी से जोड़ तोड़ में जुट गए हैं। तभी तो पिछड़ों और जातिवादी सियासत के लगे दाग को धुलने की कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। 90 के दशक में लालू के नेतृत्व में आरजेडी की जब सरकार बनी थी, तब भूरा बाल साफ करो का नारा दिया गया था और तब इसे ऊंची जातियों के सम्मान से जोड़ा गया था। लेकिन अब यही दाग करीब 3 दशक बाद लालू के लाल धोने की कोशिशों में हैं और इस कड़ी में अगड़ों को पार्टी से जोड़ने का काम तेज कर दिया गया है। खबर है कि रघुवंश प्रसाद सिंह और लालू यादव के कट्टर विरोधी रहे एलजेपी के पूर्व सांसद रामा सिंह जल्द ही आरजेडी का दामन थामने वाले हैं। रामा सिंह ने 2014 में वैशाली लोकसभा सीट पर रघुवंश प्रसाद सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। आरजेडी नेताओं ने अब सत्ता पक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। यहाँ भूरा बाल भी है, हरा बाल भी है, लाल बाल भी है, पीला बाल भी है। अरे कल तक तो वहां थे ना, तो जो लोग कल तक वहां थे वो हरिश्चंद्र थे, और जब यहाँ आ गए तो जेल और बेल और अपराधी हो गए। कितने लोगों का लिस्ट है, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। बात आरजेडी ने छेड़ी तो तीर सीधे निशाने पर जा लगा।
जेडीयू के साथ ही बीजेपी की ओर से विरोधी गुट को माकूल जवाब दिया गया। अब भैया रघुवंश बाबू हैं, इतने अच्छे अच्छे चेहरे हैं जो कि सार्वजनिक रूप से सभी को पसंद आते हैं, अब उनको दरकिनार कर दीजिए। आपके अध्यक्ष जी हैं, उनकी भी छवि अच्छी है, उनको भी दरकिनार कर दीजिए। अब ऐसे लोग को ही लाइए तो हम क्या कह सकते हैं। जब नाश मनुष्य का आता है पहले विवेक मर जाता है। वो अपना दाग धोने की कोशिश कर रहे हैं। आज सामाजिक न्याय की राजनीति को पूरी तिलांजलि दे दी है आरजेडी ने, और सिर्फ जाति, आज भी जाति, सवर्ण हो, अग्रा हो, पिछड़ा हो, लेकिन सिर्फ जाति के नाम पर ही आरजेडी राजनीति करना चाह रही है। आरजेडी भविष्य की पार्टी हो ही नहीं सकती है। दरअसल तेजस्वी की रणनीति ये है कि केवल यादव और मुसलमान के भरोसे सत्ता मिलनी मुश्किल है, सो पिछड़ों के साथ अगड़ों को भी टीम में शामिल किया जाए। राजपूत भूमिहार जाति के नेताओं को पार्टी से जोड़ने का तेजस्वी का लक्ष्य है। वैसे आने वाले दिनों में अगड़ी जातियों के कई नेताओं को जोड़ने का दावा भी किया गया है। वैसे खबर तो ये भी है कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी करीब 10% उम्मीदवार इन्हीं अगड़ी जातियों से बनाने का मन बना चुके हैं, ताकि बीजेपी और जेडीयू के वोट बैंक में सेंधमारी की जा सके। वैसे तेजस्वी के इस फॉर्मूले को अगड़ी जाति के मतदाता कितना तवज्जो देते हैं, ये देखने वाली बात होगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। अब जरा आरजेडी की रणनीति और इस सियासी खबर को समझिए। दरअसल चुनाव से पहले आरजेडी ने सभी के लिए दरवाजा खोल दिया है। आरजेडी की नजर अब मुसलमान और यादव वोटरों के बाद से सीधे अब उसकी नजर स्वर्ण वोटों पर है। चुनाव से ठीक पहले स्वर्णों को लामबंद करने की कोशिश में आरजेडी जुट गई है और इसीलिए ये तमाम कोशिशें हो रही हैं। दरअसल तेजस्वी को वोट बैंक के नए पॉकेट की तलाश है। सवर्णों को साथ कर आरजेडी अपनी पुरानी छवि को बदलना चाह रही है। रामा सिंह के मुद्दे पर आरजेडी हालांकि घिर भी सकती है, क्योंकि आरजेडी पर एक बार फिर से यह आरोप लग सकते हैं कि आरजेडी एक बार फिर जाति की राजनीति पर उतर आई है। चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार में जल प्रलय के आहट की। नेपाल की नासमझी या यूं कह लें कि नेपाल की नीतियों ने बिहार की मुसीबत बढ़ा दी है। नेपाल से निकलने वाली पहाड़ी नदियों में पानी तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन चिंता की बात यह है कि नेपाल बांधों की मरम्मत की राह में अड़ंगा डाल रहा है। मानसून ने भी दस्तक दे दी है, लिहाजा बिहार के 6 जिले जल प्रलय की आहट से सहमे हुए हैं। नेपाल के गंडक बराज के पास उफनती नदी की ये धारा देखिए। ये धारा बिहार के लिए बेहद खतरनाक है। ये वो धारा है जो बिहार में जल प्रलय की आहट दे रही है। वाटर का डिस्चार्ज देखिए और करंट देखिए कितना भयावह है, और आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि यह करंट जब बिहार की ओर प्रवेश करती है तो कितना प्रलय ला सकती है। शुरुआत के दौर में ही यह पानी का डिस्चार्ज 1.5 लाख पहुंच गया है और अब कुल 3 महीने अभी बाकी है, बारिश होनी बाकी है, मानसून का जो है अवधि अभी तक बाकी है, और इस हाल में अभी कोसी बराज है। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आने वाले समय में बिहार में बाढ़ इस बार कितने बड़े प्रलय को लाने वाली है। भारत और नेपाल के बीच हाल ही में रिश्तों में आई तल्खी के बाद नेपाल ने अड़ंगा डालना शुरू कर दिया है। नेपाल ने तटबंधों की मरम्मत का काम रोक दिया है। यहाँ तक कि मरम्मत के लिए सामान तक नहीं पहुँच पा रहा है। लिहाजा ये पहला मौका है जब बिहार के माथे पर नेपाल की नासमझी ने बल दे दिया है। यकीन ना हो तो बिहार के जल संसाधन मंत्री की ये चिंता सुनिए। ये पहली बार ये ट्रेंड देख रहे हैं, तो ये समस्या क्योंकि आप आगे बाढ़ का समय है और अगर हमारे आदमी वहाँ, क्योंकि उस साइड आप जानते हैं कि बिहार सरकार का ही जाके मेंटेन करती है उधर का बांध जो है, या उधर जो भी डैमेज होता है, कोई भी स्थिति होती है उसके लिए। और ये पहली बार ये हो रहा है कि वहाँ मटेरियल ले जाने में, काम करने देने में और मूवमेंट में वो दिक्कत कर रहे हैं।
12 जून को बिहार से सटे बॉर्डर पर फायरिंग के बाद अब नेपाल ने तटबंध निर्माण के काम पर रोक लगा दी है। जाहिर है भारत और नेपाल के बीच रास्ता जल्द नहीं निकला तो लाखों की आबादी बर्बादी के कगार पर पहुंच सकती है। न्यूज 18 के लिए नेपाल से अभिषेक कुमार की रिपोर्ट। तो सवाल उठता है कि क्या नेपाल की नासमझी बिहार के लिए मुसीबत बनेगी? नेपाल का अड़ंगा और बिहार की मुसीबत को समझने के लिए आपको कुछ बड़ी बातें जानना जरूरी है। दरअसल गंडक बराज की मरम्मत में नेपाल अड़ंगा डाल रहा है, लगातार काम को रोकने की कोशिश कर रहा है। नेपाल ने तटबंध निर्माण के काम पर रोक लगा दी है, जो कि इस वक्त जरूरी है। लाल बकेया नदी पर कंस्ट्रक्शन का काम भी रोक दिया गया है। लगातार इस तरीके की हरकतें कर रहा है नेपाल। गंडक बराज के 36 गेट है, जिनमें 18 नेपाल में है और इन पर वो काम नहीं होने दे रहा है। भारत ने अपने हिस्से के फाटक की मरम्मत कर दी है, अब उस तरफ के फाटक की भी मरम्मत करना चाह रहा है। नेपाल के हिस्से के बांध की मरम्मत नहीं हुई है, जो कि बिहार सरकार करवा रही है, लेकिन नेपाल उसमें अड़ंगा डाल रहा है। नेपाल मरम्मत के लिए जो सामग्री जाती है उसको नहीं जाने दे रहा है। मरम्मत अगर नहीं हुई तो तटबंध के टूटने का खतरा है और ऐसे में बाढ़ का खतरा और बढ़ जाता है। कोसी इलाके में नदी का स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। पानी का डिस्चार्ज 1 लाख क्यूसेक को पार कर चुका है और लगातार ये जो पानी का बहाव है वो बढ़ता जाएगा। ऐसे में अगर इस वक्त नेपाल में जो गेट हैं कोसी बराज के, उनको मरम्मत नहीं किया गया तो बिहार में बाढ़ का खतरा बढ़ सकता है। कुल मिलाकर बिहार में एक बार फिर से कई नदियां उफान पर हैं। पिछले साल राज्य के 17 जिलों में बाढ़ आई थी। इससे करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 8 लाख से ज्यादा लोगों के घर टूट गए थे और करीब 8 लाख एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई थी। मॉनसून शुरू होने के साथ ही नदियों के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। बिहार में एक बार फिर कई नदियां उफान पर है। पिछले साल राज्य के 17 जिलों में बाढ़ आई थी। इससे करीब 1.25 करोड़ लोग प्रभावित हुए थे। 8 लाख से ज्यादा लोगों के घर टूटे थे और करीब 8 लाख एकड़ में लगी फसल बर्बाद हो गई थी। मानसून शुरू होने के साथ ही नदियों के जल स्तर में हुई बढ़ोतरी लोगों की चिंता बढ़ा रही है। एक तरफ कोरोना महामारी, दूसरी तरफ उत्तर बिहार में बाढ़ का डर। लगातार हो रही बारिश की वजह से मुजफ्फरपुर में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। बागमती नदी कटौंझा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। उधर गंडक और बूढ़ी गंडक भी खतरे के निशान की ओर बढ़ रही है। संभावित खतरे को देखते हुए बांधों की सुरक्षा को लेकर तैयारी भी जारी है। रेत और मिट्टी के बोरे भरकर तैयार किए जा रहे हैं। अभी तक कुछ बोरा है जो भरा गया है और उसके बाद में बाकी जो है लगभग 3000 बोरा और भर के स्टैकिंग का उसका काम बचा हुआ है। सीतामढ़ी में भी कई जगहों पर बागमती नदी से कटाव जारी है, लेकिन जल संसाधन विभाग लापरवाह बना हुआ है। हाल ये है कि कटाव से खेत नदी में समाते जा रहे हैं। सुप्पी प्रखंड के जमला परसा और अख्ता गांव में कीमती जमीन नदी की धार में समा गई। अब तो गांव के अस्तित्व पर ही संकट मंडरा रहा है, लेकिन विभाग की चुप्पी ग्रामीणों की चिंता बढ़ा रही है। लगभग अभी तक सैकड़ों एकड़ जमीन बागमती नदी द्वारा कटाव कर लिया गया है, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई ठोस पहल कटाव रोकने की नहीं किया जा रहा है। गोपालगंज के निचले इलाकों के हालात भी अलग नहीं हैं। करीब दर्जन भर गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। लोग निजी नावों को लेकर जरूरी काम पूरा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बाढ़ के नाम पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च किए जाते हैं, लेकिन मानसून शुरू होते ही गांव जलमग्न हो जाते हैं और तो और नाव भी मुहैया नहीं कराया जा रहा। जागिरी टोला खाप मकसूदपुर और टोली का नाम की मेहदिया कटघरवा वगैरह पतहरा वगैरह पकड़ के ये सब डूबा हुआ है। अभी मानसून की शुरुआत है और ये हाल है, जबकि पूरा जुलाई का महीना बाकी है। जल्द ही ध्यान नहीं दिया गया तो मुश्किलें और बढ़ जाएगी। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रवीण ठाकुर, सीतामढ़ी से राकेश के साथ गोपालगंज से मुकेश कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।